किन परिस्थितियों में भारत के राजाओं ने जो है साउथ ईस्ट एशिया के समुद्र पार अपने साम्राज्य की स्थापना की? चोल राजाओं का एग्जाम्पल सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है इसमें। जैसे राजेंद्र चोल थे, राजराज चोला थे, इनका इम्पैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही विशाल तरीके से इनका इम्पैक्ट था। भारतीय संस्कृति आर्मीनिया तक स्प्रेड था, इसका रिकॉर्डेड एविडेंस हमारे पास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी तो पूरा साइट डेमोलिश हो गया था, मंदिर नहीं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग था वो डेमोलिश हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई वॉर हो गया है, फिर से वॉर हो सकता है, तो चलो इस एरिया को पूरा साफ करके अच्छे से डीपर लेवल खुदाई करते हैं और अच्छे से एक नया बिल्डिंग बनाएंगे। तो जब डीपर लेवल जाते हैं तो वहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर 2 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है नीचे, और वो है मित्र मंदिर। बट ऑफ कोर्स वेस्टर्न एकेडमिशियंस मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये भारत की मित्र हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और सबसे पहले तो आज आपको बताऊंगी कि ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास है। हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करे हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी जो स्पीकिंग ट्री की फैमिली है वो बढ़ रही है। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल ये वीडियो, ये पॉडकास्ट, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर पर बात होगी। आज हम आपको अखंड भारत की यात्रा पर लेके जाएंगे। 5000 साल पहले महाभारत काल के दौरान कहाँ कहाँ तक भारत का विस्तार था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था हमारा ये भारतवर्ष, सारी हिस्ट्री जानेंगे। और ये पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि इसे मैं होस्ट नहीं करने वाली, इसे होस्ट करेंगे स्पीकिंग ट्री के एडिटर इन चीफ मिस्टर राम पांडे, जो कि खुद हिस्ट्री एंड कल्चर में एक विशेषज्ञ मैं कहूँगी, उनकी बहुत रिसर्च रही है। तो आज वो हमारे गेस्ट से, जो कि खुद हिस्ट्री एंड कल्चर में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, उनकी बुक भी है महाभारत पे, चंद्रू रमेश जी की मैं बात कर रही हूँ। तो आज इन दोनों की वार्तालाप आपको एक ऐसी जर्नी पर लेके जाएगी कि आपको प्राउड होगा कि आप भारत के देशवासी हैं। तो बिना देरी करे इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और अब आप मिलेंगे चंद्रू रमेश जी से और मिस्टर राम पांडे से। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू इला। नमस्कार चंद्रू जी। नमस्कार चंद्रू जी, स्पीकिंग ट्री के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के दौरान भारत का विस्तार। सुनते हैं कि महाभारत काल में बहुत सारे विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे और उस समय भारत का विस्तार किसी न किसी रूप में दुनिया के बहुत सारे देशों से कनेक्शन था। भारत फैला हुआ था, चाहे राजनीतिक तौर पे हो या सामरिक तौर पे, दोनों रूपों में भारत का संपर्क या भारत की शक्ति दोनों बहुत पावरफुल देश के रूप में माना जाता था। और ख़ुद भारत जो है बहुत बड़े योद्धाओं से और बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिज्ञों से एक मजबूत संगठन के रूप में मौजूद था। राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक संदर्भ में तो नहीं थी, लेकिन जिस संदर्भ में उस समय थी और उस समय की सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए भारत एक काफ़ी महान शक्ति के रूप में मौजूद था। कहते हैं कि जैसे आज अमेरिका है, रसिया है, उस तरह से भारत की शक्ति प्राचीन काल में थी। आप क्या मानते हैं? आप एक हिस्टोरियन हैं, इस रूप में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, अगर महाभारत पीरियड को आप स्टडी करेंगे, महाभारत लिटरेचर में एक वर्णन आता है राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि महाराज युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। ठीक है, अर्जुन को उत्तर की तरफ, और नकुल जो है पश्चिमी तरफ, भीम पूर्व की तरफ और सहदेव दक्षिण तरफ। 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। तब जो जियोग्राफी है भारत का, अब देखिए कहाँ तक स्प्रेड था। हिमालयाज़ के ऊपर तक, पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ चीन, राइट, और इस तरफ ईरान तक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा जियोग्राफी भारत था उस टाइम पे। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि विदेशी लोग आए थे। वो अब के कॉन्टेक्स्ट में विदेशी हैं, पर उस टाइम पे वो विदेशी नहीं थे, वो भारत का ही हिस्सा था ये सारे रीजन्स, राइट। महाभारत शब्द का अर्थ है जो महान भारत, जो विशाल भारत था,
वो खंडित होकर बार बार खंडित होकर आज एक छोटा सा देश है जिसका नाम हम इंडिया बोल रहे हैं। वैसे इंडिया बोलना भी मीनिंग ज़्यादा बनता नहीं है, इट्स क्योंकि इंडिया शब्द भी मिसप्रोनाउंस्ड है, इंडिका शब्द से मिसप्रोनाउंस्ड है। मेगास्थनीज ने इस रीजन को इंडिका बोला था, इंडिका वो मिसप्रोनाउंस हुआ है, राइट, इंडिका बन गया इंडिया। सो द रियल नेम इज भारत। तो ये महाभारत जो है बहुत ही विशाल था, राइट। और ये कुछ लोग बोलते हैं, जैसे फेमस पर्सनालिटीज बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली भारत कोई कभी भी एक देश नहीं था, इट वाज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। वो इतना एक्यूरेट नहीं है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, बिकॉज आप अशोका के पीरियड में देख लीजिए, चंद्रगुप्त के पीरियड में देख लीजिए, और इवन महाभारत काल में भी देख लीजिए, बड़े बड़े राजा थे जो पूरे यूनाइटेड रखते थे डिफरेंट रीजन्स को, उनके नीचे स्मॉलर किंग्स, छोटे राजा भी थे। तो इसीलिए ये बड़े राजाओं को सम्राट बोला जाता था, सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट अशोक, राइट। सो व्हेन यू स्टडी फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ क्लियर है, भारत बहुत ही विशाल था। आज अनफॉर्चुनेटली हम खंडित हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे जो लैंड हैं वो हैव बिकम डिफरेंट कंट्रीज। जो लोग हमारे ही थे वो आज हमारे वर्स्ट एनिमीज़ बन के खड़े हैं, उनके साथ हमें बॉर्डर बनाना पड़ रहा है और वॉर्स बार बार हो चुके हैं उनके साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और तो बट इन रियलिटी इफ यू स्टडी द जियोग्राफी बहुत ही विशाल था, महाभारत जियोग्राफी बहुत ही विशाल है। तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलती जो पास्ट में हुई है वी हैव टू बी केयरफुल कि फिर से रिपीट ना हो। और ये यूनिफाइड आइडेंटिटी भारत का महाभारत से क्रिएट होता है। चंद्रू जी, आपकी इस बात के बाद मुझे एक सवाल याद आ रहा है। काल यवन का संदर्भ जो है, जो यवन देश से माना जाता है, और आभीर, गांधार, कंबोज, ये अलग अलग देश जो है किसी न किसी रूप में महाजनपद और उसके पहले से भी जो है अस्तित्व में थे, और ये 16 महाजनपदों का हिस्सा भी थे, स्पेशली गांधार और कंबोज की बात। ऐसे और कौन सी जातियां, कौन से देश थे जो महाभारत युग से कनेक्ट, यानी कि महाभारत युग के भारत से कनेक्ट थे? राइट, आपने बात की महाजनपद की, राइट। ये महाजनपद ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जनपद थे, बुद्धिस्ट काल में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जनपद थे जो पहले से आ रहे हैं, वैदिक काल से आ रहे हैं, वैदिक काल, महाभारत काल, एंड कंटिन्यूइंग अप टिल द बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। तो इसके प्री हिस्ट्री को आप स्टडी करेंगे, स्पेशली जो आउट ऑफ इंडिया एरियाज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एरियाज लाइक बांग्लादेश वगैरह आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा रीजन जो है कहीं ना कहीं इसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ था, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे आप देखिए अभिसारा एक जनपद था, अभिसार, राइट, ये पाकिस्तान में था, और ये अभिसार लोग इवेंचुअली बन गए हज़ारा पीपल, जिनको पाकिस्तान में परसिक्यूटेड कम्युनिटी है हज़ारास। ये हज़ारास का नाम कहाँ से आता है? अभिसार से आता है, राइट। देन वी सी गंधार, सबको पता है गंधार का नाम, राइट, दैट बिकेम कांदाहार, राइट, एंड गांधारी वहीं से आई है। देन एक और जनपद था जो उत्तरी अफगानिस्तान में था जिसका नाम था बाहलीका। सो बाहली का नाम जो है वो बन गया बाल्ख। आज अफगानिस्तान में लोग उसको बाल के नाम से जानते हैं। और फिर आप नीचे आइए, एक रीजन है जिसका नाम है सिस्तान। अभी सिस्तान क्या है? इट्स अ मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ शकस्थान, शकों का स्थान था, राइट, तो इट बिकेम सिस्तान। और एक है परद या परतका जो बन गया पार्थियन किंगडम जो ईरान में था, वो नाम भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। देन और आता है पार्श्व जनपद था, वो मिस प्रोनाउंस होके बन गया पर्शिया, वहीं से पारसी नाम वहीं से जनरेट होता है, राइट। ऐसे कई सारे हैं। देन यू कैन ऑल्सो सी द नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। तो अब ये ऐसे कई सारे जनपद हैं जो महाभारत पीरियड से ही उनका इतिहास कंटिन्यूस आ रहा है। और ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमारे एकेडमिक्स में और एजुकेशन सिस्टम में या इवन कॉमन सोशल मीडिया में चीज़ आता नहीं है, बिकॉज जनरली ये दिखाया जाता है कि दीज कंट्रीज हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्ट्री फ्रॉम इंडिया। बट पूरा ये जो रीजन है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एंड इवन मच बियॉन्ड दैट, इसको इंडिया से या भारत से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ महाभारत ज्योग्राफी। चंद्रू जी, अभी जो बात आप बता रहे हैं जस्ट, मेरा एक सवाल है कि क्या इन देशों पर जैसे अभी आज के तो भारत से बाहर हैं, अलग अलग देश हैं या अलग जगह हैं, उस समय भारत का वास्तविक कोई अधिकार था? ऐसा अखंड भारत किस रूप में हम बताते हैं इसको? राइट। आप युधिष्ठिर महाराज के पीरियड देख लीजिए, अशोक का पीरियड, चंद्रगुप्त के पीरियड में क्या होता था, देयर वर स्मॉल, मतलब छोटे छोटे राजा होते थे। जैसे आज इंडिया के ले लीजिए आप, इतने सारे स्टेट्स हैं, राइट। स्टेट का एक राजा टाइप का ये चीफ मिनिस्टर, राइट। सारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज लाइक द सम्राट, करेक्ट, राइट। एंड स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रीजनल किंग्स की तरह हैं, जनपद के राजा। संरचना वही हुई, ढांचा वही हुआ। यस। तो वैसे ही अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी करेंगे, महाभारत में स्पेसिफिकली ये चीज़ आती है कि जब 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं महाराज युधिष्ठिर, तो राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ के लिए ट्रिब्यूट्स, मतलब गिफ्ट्स कलेक्ट करनी है या टैक्सेस कलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें करने के लिए 4 भाइयों को भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों 4 भाइयों को भेजा जा रहा है? क्योंकि अपने सुप्रीमेसी, मैं ही हूँ यहाँ का सम्राट, तुम मेरे नीचे राजा हो, तुम मेरे से अलग नहीं हो या मेरे से सुपीरियर नहीं हो, मेरे से ऊपर नहीं हो, वो दिखाने के लिए युधिष्ठिर जो है 4 भाइयों को भेज रहे हैं अपना सुप्रीमेसी, अपना अधिकार एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप जब देखेंगे, यू विल क्लियरली सी कि ये सारे राजा जो थे वो युधिष्ठिर महाराज को सम्राट मान रहे थे, और जो नहीं मान रहा है उनको लड़ाई, उनका लड़ाई होता था। मतलब वो अगर उन्हें अपने साम्राज्य, अपने पर्टिकुलर भौगोलिक स्थिति पे अधिकार बनाए रखना है तो उन्हें युधिष्ठिर से लड़ना पड़ता था, मतलब वो पर्टिकुलर जो भी जिसको भी भेजा गया। हाँ, अगर इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो दे विल हैव टू फाइट, उनको लड़ाई करनी। करेक्ट। बट क्या है कि सारों ने उनको मान लिया था, इधर डायरेक्टली मान लिया था या लड़ाई के बाद मान लिया था दैट वो सम्राट है। तो सारे अपने जो गिफ्ट्स हैं, ट्रिब्यूट्स हैं, सब लेके आए थे राजसूय यज्ञ में। तो उसमें ये चीज़ क्लियरली एस्टैब्लिश होता है, और राजसूय यज्ञ यहीं पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इस शहर का नाम है इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, राजसूय यज्ञ यहाँ पे होता है, और युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया जाता है। तो ये हिस्ट्री है। तो अगर हम देखेंगे ये ज्योग्राफी कहाँ तक स्प्रेड है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो पूरा ही था, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ चाइना, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न रीजन्स में कई सारे लैंड्स थे। तो ये पूरा रीजन जो था महाभारत की ज्योग्राफी में आता है। अभी एक और कॉन्टेक्स्ट मुझे ख्याल आ रहा है चंद्रू जी, क्या उस समय जो जैसे कि अमेरिका आज का है, या यूरोप के वो भूभाग जो स्थल कनेक्ट नहीं थे, जल से कनेक्ट थे, टाइप ऑफ समुद्रों से, वहाँ भी भारत के कनेक्शन मौजूद, कहीं कोई ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है, कोई पौराणिक उल्लेख है ऐसा? बिल्कुल है। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आर्मीनिया का। भारतीय संस्कृति आर्मीनिया तक स्प्रेड था, इसका रिकॉर्डेड एविडेंस हमारे पास है। एक एग्जांपल है, आप देखेंगे एक सीरियन राइटर है, ट्रैवलर है, जिसका यात्री है, जिसका नाम है जेनॉन। ठीक है, जेनॉन अपने राइटिंग में लिखता है, मेरी किताब में भी मैंने इसका एविडेंस वगैरह दिया है आखिरी चैप्टर में। तो जेनॉन अपने राइटिंग्स में क्लियरली लिखता है कि आर्मीनिया में हिंदू थे जो कृष्ण की पूजा करते थे, और एक प्राचीन मंदिर था वहाँ पे, 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जब पहली बार सेंट ग्रेगोरी, आई गेस उनका नाम था, तो सेंट ग्रेगोरी जब आते हैं वो मंदिर को तोड़ते हैं, और वहाँ पे हिंदू हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है आर्मीनिया में। बट अदरवाइज वो हिस्ट्री जो है आर्मीनिया का बहुत प्राचीन है, भारत से कनेक्टेड था। वहाँ पे टेम्पल ऑफ गिशन उसका नाम था, टेम्पल ऑफ गिशन, मतलब कृष्ण नाम जो है वो गिशन के नाम से जानते थे, टेम्पल ऑफ गिशन। और टेम्पल ऑफ गिशन 2000 साल से भी प्राचीन टेम्पल था। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं भारत का कनेक्शन था लंदन में, लंदन से लोग आए थे यहाँ पे कॉलोनाइज करने के लिए, बट लंदन इटसेल्फ वहाँ पे भारतीय संस्कृति का इम्पैक्ट था। अभी कुछ लोग बोले, कौन सा उल्लेख कोई? हाँ जी, वो मैं बता रहा हूँ आपको।
लंदन में आप देख सकते हैं बिल्कुल बकिंगहम पैलेस के पास 2 से 3 किलोमीटर दूरी में अगर कोई लंदन जा रहा है, रेकमेंड करूंगा उनको कि मित्रेयम जाना है। मित्रेयम, MITHRAUM, मित्रेयम, लंदन मित्रेयम बोलते हैं। ये लंदन मित्रेयम जो है 2000 साल से भी प्राचीन एक मंदिर है, मित्र के लिए बनाया गया था। मित्र कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव, करेक्ट, राइट। सूर्य का मंदिर लंदन में है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में। लोगों को पता नहीं था ये एक्चुअली ऐसा कोई साइट है। हाँ, ये तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी नई जानकारी मेरे लिए भी है। यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी तो पूरा साइट डेमोलिश हो गया था। मंदिर नहीं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग था वो डेमोलिश हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई वॉर हो गया है, फिर से वॉर हो सकता है, तो चलो इस एरिया को पूरा साफ करके अच्छे से डीपर लेवल खुदाई करते हैं और अच्छे से एक नया बिल्डिंग बनाएंगे। तो जब डीपर लेवल जाते हैं तो वहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर 2 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है नीचे, और वो है मित्र मंदिर। बट ऑफ कोर्स वेस्टर्न एकेडमिशियंस मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये भारत की मित्र हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि रोमन गॉड मित्र है, बट मित्रा शब्द का सबसे प्राचीन वर्णन तो वेद में ही आता है। सो मित्रा जो गॉड है, उन सूर्यदेव का कॉन्सेप्ट है, ओम मित्राय नमः हम देखते हैं। यहाँ से पारसी कल्चर में गए, पारसी कल्चर में भी हुए थे, वहाँ से ग्रीक्स में गए, ग्रीक्स उसके बाद रोमन्स, ऐसे ट्रैवल हो के दे हैज लैंडेड इन लंदन। ये एक चीज़ है यूरोप का। और गंडरस्टूप कॉलोन में एक और एविडेंस भी मिला है, वो है लक्ष्मी के सिक्के, राइट। आप देख सकते हैं उस सिक्कों में, देखिए एक फील्ड होता है हिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मतलब रूपों का, आकारों का स्टडी करना। अच्छा, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में भी आइकॉन बोलते हैं, राइट। आइकोनोग्राफी मतलब आइकॉन का स्टडी है। तो आइकोनोग्राफी स्टडी में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही पर्सनालिटी है जिनको अभिषेक किया जा रहा है, राइट। हाथी अभिषेक कर रहा है पानी से, राइट, जलाभिषेक। और लोटस के ऊपर खड़े होने का जो सिंबॉलिज्म है वो सिर्फ एंड सिर्फ लक्ष्मी का ही है और कोई नहीं है। तो वहाँ पे पशुपति और लक्ष्मी दोनों के प्रमाण मिले हैं डेनमार्क में। पशुपति और लक्ष्मी के प्रमाण, यस। ये कैसे इन प्रमाणों, ये प्रमाण वहाँ पहुँचे कैसे होंगे ये? यस, दैट्स अ बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट मैं अब अभी क्रिएट करता हूँ। जब आप महाराज ययाति के इतिहास स्टडी करेंगे, महाराज ययाति जो थे वो बहुत ही प्राचीन राजा थे, महाभारत काल के पहले भी बहुत प्राचीन राजा थे। महाभारत काल में क्या होता है कि यादवों, कुरुओं का अलग अलग रीजन बिखर जाता है, भारत में 70 से भी ज़्यादा जनपद बन जाते हैं, वो अलग इतिहास है। बट उससे भी पहले जब ययाति महाराज का काल चल रहा था तो उन्होंने 5 उनके बेटे थे, अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु और तुर्वासु, 5 भाई थे, करेक्ट, राइट। तो 5 भाइयों को उन्होंने 5 रीजन दिए थे भारत में। तो उसमें उन्होंने तुर्वासु उनको दिया था दक्षिण, पुरु को दिया था ये दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल रीजन्स, और यदु को दिया था वेस्टर्न रीजन जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, और पुरु को दिया था अनु को दिया था पंजाब के रीजन्स, ओके, और द्रुह्यु को दिया था गंधार के रीजन्स, गंधार जो आज का अफगानिस्तान है। तो ये द्रुह्यु लोगों का, द्रुह्यु राजा जो था उनको कोई दिक्कत नहीं थी, बट द्रुह्यु के जो वंशज थे उनको प्रॉब्लम होती थी बाकी के ये वंशज के साथ। कुछ वंशजों के साथ प्रॉब्लम हुआ करता था। तो मेनी ऑफ द्रुह्यूस, कई सारे द्रुह्यूस डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं, हम एक नए रीजन के सर्च पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी महाभारत काल में भी यही हुआ था, मथुरा से निकलते हैं ना, जरासंध के साथ बार बार लड़ाई हो रही है, तो हम निकलते हैं, छोड़ते हैं यहाँ छोड़ के हम जाते हैं द्वारका, निकलते हैं ना, एक पीसफुल रीजन की सर्च में जाते हैं। वैसे ही यहाँ से निकलते हैं, राइट, यहाँ से गंधार से निकल के द्रुह्यु जो है सेटल होते हैं नॉर्थर्न यूरोप में, उत्तरी यूरोप में सेटल हो जाते हैं, और ये लोग बनते हैं, द्रुह्यु बन जाते हैं ड्रुइड्स कौन है? अगर आप यूनाइटेड किंगडम के इतिहास को स्टडी करेंगे, वो क्लियरली वर्णन आता है कि ईस्टर्न डायरेक्शन से, पूर्वी दिशा से ड्रुइड्स आए थे। अच्छा, ये द्रुह्यूज वहां बन जाते हैं, ड्रुइड्स। तो ये कई स्कॉलर्स का मान्यता है कि ये द्रुह्यूस ने ही भारत की संस्कृति को यहाँ से लेके गए हैं और वहाँ पे फैलाया। तो आर्कियोलॉजिकली हमारे पास कुछ मिले हैं, कई सारे नहीं मिले होंगे या छुपाए गए होंगे कॉलोनियल पीरियड के दौरान। बट हाँ, अगर हम डीपली इन आइकोनोग्राफी फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, मतलब ये जो प्राचीन देवी देवता जो प्री क्रिश्चियन पीरियड के जो हैं, जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन भारत से कहीं ना कहीं जुड़ता है और मिलता है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हैरान करने वाला भी है
कि भारतीय वंशज जो हैं, मतलब इतिहास के जैसे या पौराणिक अगर मतलब दूसरे संदर्भों में कहा जाए, वो किसी न किसी रूप में जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। और उनके कोई प्रमाण भी हैं, जैसे अभी आपने मित्र मंदिर की बात की या ध्रुव की बात की कि ये डेनमार्क में इनका वजूद। चंद्रू जी, एक इतिहास का एक पांड, मुझे माद्री का संदर्भ बड़ा रोचक लगता है, मद्र देश और माद्री, इसका थोड़ा सा बताएं। माद्री तो नकुल सहदेव की मदर थी, राइट, और मद्र जनपद के राजा थे शल्य, राइट, और शल्य जनपद जो था इट फॉल्स इन पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में वो पड़ता है, पंजाब के आसपास पड़ता है। तो ये शल्य जनपद से आते हैं, ये मद्र जनपद से आते हैं शल्य। और शल्य का तो स्टोरी हमें पता ही है कि वो पांडवों के साइड जाना चाह रहे थे, दुर्योधन ने उनको ट्रिक किया ताकि वो कौरवों के साइड में, तो इनका इतिहास है। बट अगर आप इनके हिस्टोरिकल लोकेशन आप देखेंगे, इट कम्स टू इन नॉर्थन पाकिस्तान, राइट, अराउंड पंजाब उनका रीजन आता है। और ये जो जनपद है पूरी तरह से आज पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान में ही पड़ता है, भारत में ये नहीं पड़ता है, मद्र जनपद। मद्र, ये भी एक तरीके से भारत का विदेशी कनेक्शन माना जाएगा, हालांकि ये तो अखंड भारत का हिस्सा था मूल रूप से। यस। एक हेराक्लीज का संदर्भ आता है। हेराक्लीज मतलब यवन ग्रंथों में या यूनानी ग्रंथों में या ग्रीक रोमन उल्लेख में अवेलेबल है। ये कृष्ण से रिलेटेड है, एक तरीके से रिलेटेड है और एक तरीके से रिलेटेड नहीं भी है। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। जब मेगास्थनीज भारत के अंदर आते हैं, राइट, तो एक गॉड था ग्रीक्स में जिनका नाम था हेराक्लेस, जो अंग्रेजी में बन गया हरक्यूलिस, ठीक है। तो ये हेराक्लेस और भारत के हरि के सिमिलैरिटीज बहुत थे, ठीक है, भारत के हरि का और ग्रीक हेराक्लेस के सिमिलैरिटीज बहुत थे। तो जब उन्होंने भारत में देखा कि एक ऐसे पर्सनालिटी जो हेराक्लेस के साथ बहुत उनका मैचिंग क्वालिटीज बहुत है, पर्सनालिटी, बिहेवियर, अंदाज, तरीके, कई सारे आपके हैं, हेराक्लेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, बहुत मैच होते थे, करेक्ट, राइट, ग्रीक भारतीय हरि के साथ मैच होते थे। तो ये मान्यता है, ये बिलीफ है कि इट इज़ पॉसिबल दैट ये शब्द हरि कुला ईश सौर सेनॉय, मैं आपको इसको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। मेगास्थनीज भारत के अंदर जब आते हैं, वो बोलते हैं मेथोरा नाम के शहर में जो बारिश नदी बह रही है, वहाँ पे एक व्यक्ति की पूजा हो रही है, उपासना हो रही है, जिसका नाम है हेराक्लेस। अभी आप सोच के देखिए, सौर सेनॉय कौन है? सौर सेनॉय है यादव। सौर सेना शब्द मिस प्रोनाउंस होके बन जाता है सौर सेनॉय। अभी मेथोरा शहर तो हमें पता ही है, वो तो मथुरा है, राइट। जोबारस नदी जमुना मिस प्रोनाउंस होके, जैसे गंगा गैंजिस बन जाता है, राइट, वैसे ही जमुना बन जाती है जोबारस, राइट। जोबारस नदी के किनारे एक व्यक्ति की उपासना हो रही है जिसका नाम है हेराक्लेस। अभी हेराक्लेस क्या है? हरिकुला ईशा सौर सेना, अगर आप लिखेंगे तो आप हरिकुला ईशा बन जाता है हेराक्लेस, हरिकुला ईशा हेराक्लेस। तो ये भारत के हरि थे जो जिनकी उपासना होती थी। अदरवाइज आप सोच के देखिए, ग्रीक हेराक्लेस की पूजा यहाँ पे क्यों होगी, उपासना क्यों होगी? करेक्ट। और अगर हुई है तो उसका हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ तो मिलना चाहिए, हमें कुछ मिला नहीं है। ग्रीक हेराक्लेस की उपासना, जितना मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया पूरे भारत में, मैंने ग्रीक हेराक्लेस की उपासना भारत में देखी नहीं है। तो इट इज़ लाइकली दैट मेगास्थनीज जब भारत के अंदर आया था तो उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये तो हमारे हेराक्लेस की ही उपासना हो रही है। क्या बात है, अच्छी बात है, बिकॉज सिमिलैरिटीज बहुत थे, हेराक्लेस की और हरि की सिमिलैरिटीज बहुत थे। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर के साथ जब वॉर हो रही है पोरस, तो पोरस की आर्मी में, राइट, सेना में एक फोटो लेके जा रहे हैं और वो फोटो किसकी थी? हेराक्लेस की थी। ऐसे ग्रीक राइटर्स लिख रहे हैं। अभी आप सोच के देखिए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, क्या इंडियन आर्मी के सोल्जर जिन्ना के फोटो लेके जाएंगे? लेके जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्यों लेके जाएंगे? तो दुश्मन का इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो वैसे ही ग्रीक्स के साथ हमारी लड़ाई अगर हो रही है, राइट, तो हम क्यों ग्रीक गॉड हेराक्लेस की फोटो रखेंगे? मतलब आपका कहना है कि मेगास्थनीज ने जिस हेराक्लीज का उल्लेख किया वो भारतीय भगवान श्री कृष्ण, हरि एक नाम, हरि विष्णु, हाँ, हरि कृष्ण। तो ये हेराक्लेस शब्द जो है हरिकुला ईशा यहाँ से आता है। ये मेरा
रिसर्च में मैं ये पाया है कि ये ही मोस्ट पॉसिबल डेरिवेशन है। हरिकुला ईशस चौरसेना, ये शब्द को मिस प्रोनाउंस करके उसने हेराक्लिस कर दिया होगा। यवन राज काफ़ी चर्चित रहा है महाभारत का, मतलब ये पूरा, इनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, यवनास उनका हिस्ट्री एक रीजन में फिक्स नहीं था, मतलब दे वर वेरी नियर, भारत के बहुत करीब थे महाभारत काल के, क्योंकि काल यवन का संदर्भ बहुत सुनने में आता है। यस, भागवत पुराण में आता है, कई सारे पुराण में आता है। काल यवन बाहर से आया था। तो यवनों का हिस्ट्री जो है, अगर आप स्टडी करेंगे महाभारत में, राजसूय यज्ञ के दौरान जब 4 भाई 4 दिशा जा रहे हैं, दिग्विजय यात्रा पे जा रहे हैं, तो नकुल को दिया जाता है पश्चिमी दिशा। जो पश्चिमी दिशा की तरफ नकुल जा रहे हैं, तो उनका आखिरी 2-3 जनपद थे, उसमें एक जनपद था यवन। मतलब जो पूरा विशाल भारत था उसके बॉर्डर में था यवन। और अप्रोक्सीमेटली आज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उस टाइम पे आज के ज्योग्राफी के हिसाब से वो पड़ता है अफगानिस्तान या ईरान के आसपास। अच्छा, यवन यहाँ पे थे, राइट। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यवन जो है, दे वेंट फर्दर वेस्ट और पश्चिमी दिशा की तरफ गए, और जाके वो सेटल हो गए इन वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया या यूरोप, ईस्टर्न यूरोप वगैरह, उस एरियाज में सेटल हो गए। एक एग्जांपल इसके लिए मैं एविडेंस देना चाहता हूँ, वो है द सिटी ऑफ इयोना। तुर्की में एक सिटी है जिसका नाम है इयोना, IONA। अभी इयोना कहाँ से आता है? याओना शब्द से आता है। याओना, जब याओना को हम मिस प्रोनाउंस करते हैं वो बन जाता है इयोना। और याओना शब्द कहाँ से आता है? यवन से आता है। यवना, यावना, याओना, इयोना। तो तुर्की में एक शहर है जिसका नाम हमारे भारत से कनेक्टेड है, वो है इयोना। क्योंकि महाभारत में यवन, यवनाचार्य या इस तरह के शब्दों का उल्लेख बाद के शास्त्रों में भी, तमाम काव्य शास्त्रों में इस्तेमाल किया गया। यवनिका एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैसे पर्दा गिराने उठाने को उसको कहते हैं कि यवनिका। और इस तरह के, मतलब यवन शब्द काफ़ी, तो नॉर्मली इसे विदेशी माना जाए। अब वो विदेशी कौन सी जगह, क्या पश्चिमी भारत के बाद, मतलब अगर देखा जाए तो गांधार और कंबोज के बाद वाला पूरा एरिया यवन है पुराणों में या महाभारत में, या पर्टिकुलर जो भी आप बता रहे हैं वो जगह? देखिए, इन रियलिटी हमारे लिए विदेशी कोई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम, राइट, पूरा दुनिया। बट अनफॉर्चुनेटली अदर पीपल डोंट थिंक दैट वे। कई सारे ऐसे कल्चर्स हैं या कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो भारत के साथ वसुधैव कुटुंबकम चाहते नहीं है। वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। सो द कॉन्टेक्स्ट इज, हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हम चाहते हैं एक ग्लोबल फैमिली, बट वो रियलिटी में होना बहुत मुश्किल है या असंभव के निकट है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ महाभारत जियोग्राफी। महाभारत जियोग्राफी जब आप देखेंगे वो पड़ता है ईरान, अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थन चाइना एंड एंटायर ईस्टर्न रीजन अप टिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये पूरा रीजन कवर हो जाता है महाभारत की जियोग्राफी में। या तो ये पूरा रीजन जो है महाभारत का जियोग्राफी था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत में 363 किंगडम्स या जनपद या जाति का वर्णन है। मतलब इतने टाइप के लोग थे। और हमारा मैपिंग में हमने 100 भी अभी तक हम 100 तक ही कर पाए। ये महाभारत युद्ध में जो पार्टिसिपेंट्स थे टोटल 363 टोटल है। okay. उसमें करीबन 100 के अंदर हमने मैप किया है। अच्छा, ऑल द वे टिल ईरान या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया। मतलब यहाँ तक हम मैप कर पाए, श्रीलंका इंक्लूडेड, हम मैप कर पाए इन नाम को। मतलब महाभारत में जो ज्योग्राफिकल डेटा है इसको हम मैप कर पाए। उसके बियॉन्ड जो है कई सारे हमें आइडिया ही नहीं है ये कौन थे, क्योंकि वहाँ पे उनका हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। दे वर इन्वेडेड, और या उनका कोई वॉर्स हुआ होगा, या दे वर फेसिंग वायलेंट ऑपरेशन फ्रॉम देयर किंग्स और रूलर्स। तो एक सडन पॉइंट पे उनका हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। और ऐसे क्रिएट होता है कि एक पॉइंट पे क्रिएट हो गया, सडनली क्रिएट हो गया, उसके पीछे पता नहीं आइडिया। महाभारत युग के बाद जस्ट भारत सबसे ज़्यादा कब फैला हुआ था महाभारत का प्रसार? अगर मैं महाभारत, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे
एग्जाम्पल दिए कि भारत की संस्कृति या सभ्यता या उनका कोई जैसे डेनमार्क तक या लंदन की बात आपने की वहाँ तक, इसके बाद भारत भौगोलिक रूप से या राजनीतिक रूप से कब समृद्ध था सबसे ज़्यादा? चंद्रगुप्त और अशोक के पीरियड में। चंद्रगुप्त और अशोक के पीरियड में यही सबसे ज़्यादा इसका एक्सपेंशन था, इतना स्प्रेड था। अच्छा, या ये आप क्या कहते हैं महाभारत के दौरान सब ज़्यादा बड़ा था या चंद्रगुप्त या अशोक के टाइम? आई वुड से महाभारत के दौरान। महाभारत के दौरान, हाँ, बिकॉज इसका ज्योग्राफी बहुत ही विशाल था, बहुत ही विशाल। बृहत्तर भारत उसी को कहा जाएगा। उसी को कहा जाता है, क्योंकि आप इनका देखिए चंद्रगुप्त अशोक के काल में साउथ इंडिया के ज़्यादा रीजन्स महाभारत में कनेक्टेड नहीं थे। वेरास महाभारत ज्योग्राफी जब आप देखेंगे, ये सारा साउथ इंडिया भारत एक भारत था, ठीक है, जो सम्राट युधिष्ठिर के नीचे था और अलग अलग राजा अलग अलग प्रांतों को, रीजन्स को संभालते थे। जैसे आज है इंडिया है, वैसे ही था उस काल में। तो उसका ज्योग्राफी ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा विशाल था बजाय अशोककालीन भारत के। यस, वो भी विशाल था, बट महाभारत का ज़्यादा विशाल है। एक और संदर्भ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि ये बड़ा कॉन्टेक्चुअल है और इसके साथ ये इस पॉडकास्ट का हिस्सा होना चाहिए। बौद्धकालीन भारत अपने सांस्कृतिक संदर्भों में ज़्यादा व्यापक हुआ। अगर देखें आप कि महात्मा बुद्ध से लेकर अगले 300 सालों तक, यानी कि सम्राट अशोक तक बौद्धिज्म का पूरा प्रसार हुआ। उस समय किन किन देशों में और कैसे हुआ होगा उस टाइम, जबकि आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, संचार साधन तो थे नहीं बिल्कुल, और किन्हीं दूसरे देशों में दूसरी मान्यताओं के लोगों में अपनी मान्यता का प्रसार करना। राइट। तो बुद्धिस्ट काल में ये चीज़ हुआ था कि जैसे चीन में पहुंच गए, साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए, जापान पहुंच गए, कोरिया पहुंच गए, यहाँ पे श्रीलंका, और इस तरफ इवन ग्रीक लोगों से भी संपर्क हो गया था बुद्धिस्ट रिलीजन का। बट अनफॉर्चुनेटली वो रेड्यूस होके आज भारत में तो है नहीं, और इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में तो बिल्कुल भी नहीं है, और भारत में है टू सम एक्सटेंट, श्रीलंका में मेजॉरिटी है। तो ये प्रचार प्रसार कैसे होता था? दे यूज्ड टू सेंड मॉन्क्स, जो मॉन्क्स को भेजते थे। और बेस्ट तरीका है एक देश को राज्य करना या अपने धर्म को वहाँ पे प्रसार करना, राजा को कन्वर्ट करना है, राजा को अपने विचारधारा से अलाइनमेंट करना है। जब राजा कन्वर्ट हो जाते हैं, राजा अपने मत में दीक्षित होना कह लें, या अपने मत का प्रभाव डालना। यस, मतलब कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है इस रूप में। यस, एक एग्जांपल मैं श्रीलंका का देना चाहूँगा। श्रीलंका में अशोक के बेटे महिंदा आए थे, इन्हीं के नाम से एक प्रेसिडेंट भी थे, महिंदा राजपक्सा। तो महिंदा जो है वो महेंद्र शब्द से आते हैं, महेंद्र मिसप्रोनाउंस बन जाता है महिंदा। तो ये महिंदा जो है श्रीलंका में प्रचार करते हैं, प्रचार करके वहाँ के राजा को कन्वर्ट कर देते हैं, तो पूरा देश बुद्धिस्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स श्रीलंकन तमिल उनका एरिया हुआ नहीं, उत्तरी और पूर्वी साइड जो तमिल थे वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो भी तमिल रिलीजन जो शैव रिलीजन में वो थे। बट ये जो लोग थे सारे सिंहला लोग कन्वर्ट हो गए थे। क्यों? बिकॉज राजा कन्वर्ट हो गया था, राजा बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर दिया, तो उसके बाद पूरा कंट्री जो है बुद्धिस्ट कंट्री हो गया। इसीलिए आज भी देखिए कंट्री का नाम, देश का नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। लोग सोचते हैं श्रीलंका मतलब श्री मतलब लक्ष्मी का रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। श्री शब्द का अर्थ है बुद्धा, बुद्ध लंका। श्रीलंका का मतलब है बुद्ध लंका। तो इस तरीके से जो भिक्षु थे, जो मॉन्क्स थे, वो प्रचार करते थे एंड दे यूज्ड टू स्प्रेड। जब कोशिश ये हुआ करता था कि राजा को हम अपने साइड में ला जाए, अपने अलाइनमेंट में ला जाए, या उसको दीक्षा दे दें, या उसको अपने फिलॉसफी में कन्वर्ट कर दें, तो बहुत आसान है। आप जाके घर घर जाके प्रसार करेंगे, उससे बेहतर है राजा को कन्वर्ट करना है। इसीलिए देखिए कई सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनका फोकस होता है बड़े लोगों को टारगेट करना। हम जो है प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को, या बड़े एम्प्लॉयर को, एंटरप्रेन्योर को टारगेट करेंगे, क्योंकि मत या हमेशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यस, नीचे से ऊपर फैलाना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से नीचे आना बहुत तेज। निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं ना कि ये ऊपर से छनता हुआ आ रहा है, तो जनता पे प्रभाव पड़ता है। सभी लोग उस तरह के मत या मत विचारधारा से परिचित हो जाते हैं।
अभी मैं चंद्रू जी से जो बात कर रहा हूँ, अखंड भारत की संकल्पना और महाभारत काल में फैले हुए भारत, इसके साथ एक मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट हम सभी को जानना चाहिए। बृहत्तर भारत की कल्पना में भारत का सुदूर पूर्व एशिया की तरफ जो साम्राज्य फैला, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इस तरह का उस समय के राजाओं ने, स्पेशली दक्षिण भारत के राजाओं ने जो है काफ़ी प्रसार किया था। ये कैसे हुआ था और किस सिनेरियो में हुआ था, इस पॉडकास्ट को कहाँ में आना चाहिए। तो चंद्रू जी दर्शकों को बताएंगे कि किन परिस्थितियों में भारत के राजाओं ने जो है साउथ ईस्ट एशिया के समुद्र पार अपने साम्राज्य की स्थापना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा, बिकॉज ये दिखाया जाता है एकेडमिक्स में भी सही एंड मीडिया में कि भारत एक डिफीटेड सिविलाइजेशन है। मतलब हमेशा इन्वेडर्स आके यहाँ पे हमें राज किए हैं, हज़ारों साल से हमारे ऊपर वार चल रहा है और हम खुद से अपने पैर पे खड़े हो नहीं पाए। बट इन रियलिटी हमारा सिविलाइजेशन बहुत विशाल था, जैसे महाभारत काल में, और अभी रिसेंटली भी हमारे सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत सारे देशों में थे, भारत के बाहर, आज के इंडिया के बाहर। और चोल राजाओं का एग्जाम्पल सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है इसमें। जैसे राजेंद्र चोल थे, राजराजा चोला थे, इनका इम्पैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही विशाल तरीके से इनका इम्पैक्ट था। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, राइट, एंड थाईलैंड में भी उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। श्रीलंका तो एक टाइम पे पूरा ही चोल राजाओं के कंट्रोल में था, पूरा श्रीलंका। तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। हाँ, यस। तो बट क्या है कि रिटेन नहीं करे, राइट। हम विशाल तो बन जाते हैं, हम अपना राज्य स्प्रेड तो कर देते हैं, बट हम उसको रिटेन नहीं करते, इसीलिए दिक्कत होती है। नहीं तो आप देखिए अभी भी हज़ारों साल पुराने मंदिर, हज़ारों साल पुराने साइट हमें श्रीलंका में मिल जाते हैं, हमें मलेशिया में मिल जाते हैं, हमें इवन थाईलैंड में आप देखिए एक राज्य था, बुद्धिस्ट राज्य था, बट उसका नाम था द्वारवती किंगडम। द्वारवती द्वारका का एक नाम था द्वारवती। द्वारवती राज्य था थाईलैंड में। अभी नाम कहाँ से आता है? भारत के द्वारका किंगडम से, द्वारवती किंगडम से इन्होंने नाम वहाँ पे लिया। तो एक कल्चर, रामायण आज भी थाईलैंड के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक शहर का नाम है अयोध्या से, राइट। तो ये पूरा रीजन भारत से कनेक्टेड था। हम अलग हो ही नहीं सकते, कल्चरली हम अलग नहीं हो सकते, चाहे हम डिफरेंट पॉलिटिकली हम। सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भी, सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, यस, सही बोला आपने। अंकोर वाट सबसे प्राचीन मंदिर भारत के बाहर जो आज भी है। किस शताब्दी का ये मंदिर? ये करीब 1200 साल, और सबसे बड़ा रिलीजियस साइट पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का वो ये। उसके बाद दूसरा आता है श्रीरंगम रंगनाथ जी मंदिर, बट ऑफ कोर्स उसमें अभी भी वर्शिप हो रहा है। तो सबसे प्राचीन सबसे विशाल साइट जहाँ पे एक रिलीजियस साइट है वो तो अंकोर वाट कंबोडिया है। अंकोर वाट का उस समय भारत का साम्राज्य था, मतलब ये साम्राज्य विस्तार हुआ था, वहाँ कोई राजा भी राज करते थे। हाँ जी, राजा कंबोज राजा राज्य करते थे, ठीक है। तो इनका राज्य जो भारत से कनेक्टेड थे, और महाभारत और वेद, राइट, इनका वहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ करता था, और मंदिर का पूरा। अच्छा, ये वही कंबोज जो महाभारत में उल्लेख आता है शब्द? देखिए इन रियलिटी, हाँ, इन रियलिटी अगर आप देखेंगे, कंबोजा, महाभारत का कंबोजा का लोकेशन अलग था। अच्छा, अलग था, वो था पश्चिमी दिशा में। मतलब अगर आप आज के इस्लामाबाद और उससे ऊपर एरियाज, थोड़ा ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे कंबोजा का जनपद पड़ता है। बट अभी एग्जैक्ट रिसर्च तो हमारे पास एसर्टेन करना अभी के लिए मुश्किल है, बट ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये कंबोज यहाँ से माइग्रेट होके कंबोडिया की तरफ गए होंगे। अदरवाइज ये और कोई हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है कि ये कंबोज नाम आया कहाँ से कंबोडिया का। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कंबोज का एक ब्रांच वहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि नाम समानार्थी हैं, नाम मिलते जुलते हैं। यस। और हिस्ट्री में जिस तरह से आप लोग रिसर्च करते हैं, हिस्टोरियंस ने किया है पूरा, उसमें नामों का समीकरण स्थापित किया जाता है कि कौन से नाम
किस रूप में कहाँ से स्थापित थे, उसकी उच्चारण के तरीके उसके क्या थे, इस रूप में अभी आप कंबोज और कंबोडिया से जोड़ सकते हैं। अभी चंद्रू रमेश जी के साथ आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। चंद्रू रमेश जी एक हिस्टोरियन हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, महाभारत मिथ और हिस्ट्री। इस बुक में इन्होंने काफ़ी फैक्चुअल डिटेल्स कलेक्ट किए हैं और उस पे बड़े विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री पे हम आगे भी जो बातें करने वाले हैं, चंद्रू रमेश जी के बहुत सारे इसमें कंट्रीब्यूशन हैं उस पर भी, और आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे सिल्क रूट पर हम स्पेशल एक एपिसोड चंद्रू रमेश जी के साथ करेंगे। और उस समय साउथ इंडिया के बारे में, स्पेशली साउथ इंडिया के राजाओं ने जितने काम किए उसके बारे में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम चर्चा होती है, या हिस्ट्री के रूप में हम उसको कम जानते हैं। तो अगले पॉडकास्टों में हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चंद्रू रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में शामिल होने के लिए। थैंक यू।